नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन कविताओं की चर्चा करेंगे। जितनी भी कविताएं जोड़ी गई हैं नेट जेआरएफ में, उन कविताओं का अध्ययन करेंगे। तो आज की अपनी पहली कविता है मित्रों, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की जो प्रथम रश्मि कविता है उसकी व्याख्या करेंगे कि कैसी इन कविताओं की पंक्तियां भी उठा के पूछी जाती हैं और अर्थ भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो अपन व्याख्या सहित पढ़ेंगे। तो देखो, सुमित्रानंदन पंत प्रथम रश्मि, ये जो कविता है मित्रों, ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं सुमित्रानंदन पंत। इनका जो जन्म हो 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा में हुआ था और उन्होंने प्रकृति को संबोधित करते हुए ही कविताएं लिखी थी, इसीलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, इन्होंने क्या कहा कि इस कविता में एक चिड़िया को संबोधित करते हुए जब सूर्योदय होता है उसका वर्णन किया है। सूर्योदय के समय कैसा माहौल होता है, पशु पक्षियों को कैसे पता चलता है, कैसे क्या उनके पास ऐसी कौन सी अज्ञात शक्ति होती है जिससे कि वो अपने तक ये अपनी बात है वो पहुंचा पाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं प्रथम रश्मि की पहली किरण। प्रथम रश्मि मतलब पहली किरण। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना। यहाँ पर प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत हैं, वो रंगिणी अर्थात एक चिड़िया को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि स्वर्णिम क्रांति से युक्त चिड़िया तुम ये बताओ कि स्वर्णिम क्रांति से युक्त है चिड़िया, तुम ये बताओ कि सूर्य की प्रातःकालीन जो रश्मि की जो किरणें हैं बिखेरने का समय तुम्हें कैसे पता चला, कि प्रथम रश्मि की सूर्य की पहली जो किरण है उसके आने का तुम्हें कैसे पता चला, कैसे ज्ञात हुआ कि अब सूर्योदय होने वाला है। जैसे कि तुम्हें ज्ञात हुआ कि प्रातःकालीन सूर्य उदित होने वाला है और तुमने अपनी मीठी मीठी वाणी है वो बिखेरनी शुरू कर दी है, आवाज़ करनी शुरू कर दी है, गाना गाना शुरू कर दिया है। तुम ये बताओ कि तुमने ये कहाँ से सीखा, किसने बताया। कहाँ कहो है बाल विहंगनी पाया तूने यह गाना। आगे कह रहे हैं पंत कि कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी पाया तूने ये गाना। तुम ये बताओ कि तूने ये कहाँ से सीखा, तूने किसने बताया कि अब सूर्योदय हो गया है और तुम गाना गाना शुरू कर दिया है, मधुर मधुर आवाज़ में तुम बोलना शुरू कर दिया है। तो ये तुमने कहाँ से सीखा, किसके माध्यम से तुम्हें ये पता चला कि अभी सूर्योदय होने वाला है, कहाँ से ये ज्ञात हुआ, ये कहना चाह रहे हैं। आगे देखिए, इसमें कवि ये कहना चाहते हैं, इसका मतलब तात्पर्य कवि का कहने का ये है कि जब प्रातःकालीन सूर्य उदय होता है तो पक्षियों को उसकी सूचना पहले ही मिल जाती है और वह चहचहाने लगते हैं और सभी को ये संदेश भी देते हैं कि अब सोने का समय नहीं रहा, जागने का समय हो गया। पक्षियों के पास में कोई ऐसी अज्ञात सत्ता होती है, ऐसी अज्ञात शक्ति होती है जिसके माध्यम से उनको इस बात का पता चल जाता है कि अब सूर्योदय होने वाला है, इसलिए वो चहचहाने लग जाते हैं। आइए यहाँ तक बात समझ। आगे देखो, सोई थी तू स्वप्न नीड़ में पंखों के सुख में छिपकर, ऊँग रहे थे घूम घूम द्वार पर प्रहरी के जुगनू नाना। आगे कवि पंत ये कहते हैं कि स्वर्णिम क्रांति से युक्त चिड़िया तुम कुछ समय पूर्व तक तो सपनों में सोई हुई थी, कि हे चिड़िया तू कुछ समय पहले तो सपनों के घोंसले में सोई हुई थी, कुछ समय पहले तक तुम है वो सपनों के घोंसले में पंखों के बीच में छिप करके तुम सोई हुई थी, पंखों के सुख में छिप करके तुम सोई रही थी, यानी ऊँग रही थी, यानी सोई रही थी, सोई हुई थी। तुम्हारे घोंसले के द्वार पर ऊँग रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी के जुगनू नाना। आगे कह रहे हैं पंत कि तुम्हारे आलस्य से, तुम्हारे घोंसले के द्वार पर प्रहरी के समान है वो जुगनू है, वो ऊँगते से अर्थात आलस्य से युक्त होकर के पहरा दे रहे थे, यानी तुम्हारे घोंसले के द्वार पर जुगनू हैं वो ऊँग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारे घोंसले के आगे वो पहरा दे रहे हैं। इसमें कवि पंत का कहने का है कि पहले आप सोई हुई थी, लेकिन जैसे ही प्रातःकाल का समय हुआ, सूर्योदय का समय हुआ और तुम्हें इसका भान कैसे हुए, तुम्हें इसका ज्ञान कैसे हुआ, तुम्हें कैसे पता चला कि अब सूर्योदय होने वाला है। अगले पैराग्राफ में देखिए, शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर कामा रूप नभचर, चूम नवल कलियों का मृदु मुखे सिखा रहे थे मुस्कुराना। इसके अंतर्गत प्रातःकालीन का ही वर्णन है, कवि पंत के द्वारा किया गया है, जो कि बहुत ही सूक्ष्म और प्रभावपूर्ण वर्णन है। इस अंश में कवि पंत हैं वो बाल विहंगनी को संबोधित करते हुए चिड़िया को संबोधित कर रहे हैं कि बाल विहंगनी
तू पंखों के सुख में छिप करके सो रही थी इतनी देर तो, और उस समय चंद्रमा की किरणों के सहारे, यानी शशि किरणों के सहारे, चंद्रमा की किरणों के सहारे विचरण करने वाले, यानी आसमान में, आकाश में विचरण करने वाले अनेक सिद्धि युक्त, आसमान में विचरण करने वाले अनेक सिद्धि युक्त देव तथा काम वासना से निमग्न भूत प्रेत आदि पृथ्वी पर उतर करके काम भूरूप काम रूपी नभचर में, यानी अनेक प्रकार के जो सिद्धि युक्त देव हैं, काम वासना से युक्त निमग्न अनेक भूत प्रेत हैं, वो पृथ्वी पर उतर करके नव विकसित कलियों को, मर्दुमुख पर नई विकसित हो रही कलियों के कोमल कोमल मुख के ऊपर, मुखों पर चूम चूम करके उसे मुस्कुराना सिखा रहे थे। ये बात इसमें कह रहे हैं कवि पंत, इस पद्य में कह रहे हैं कि जो चंद्रमा की किरणों के सहारे आकाश में विचरण करने वाले जो सिद्धि युक्त देव या कामारूप हैं, वो आसमान से धरती पर उतर रहे थे, और उतरने के बाद में वो अपने मुखों से चूम चूम करके कलियों और फूलों को मुस्कुराना वो सिखा रहे थे। आगे देखिए, स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास सुनने से तरु के पात, यानी इसमें प्रेम की भावना सिखा रहे थे, यानी जो कलियों को और फूलों को है वो प्रेम या कामासक्त की भावना वो सिखा रहे थे, कलियों को प्रेम व्यापार की वो शिक्षा दे रहे थे। इसमें प्रेम भावना की व्यापार की शिक्षा देने की बात पंत के द्वारा कही गई है। आगे देखिए, आगे कहा गया है कि स्नेहहीन तारों से युक्त, स्नेह है यानी प्रेम से हीन, यहाँ पर प्रेम से हीन की का प्रतीकात्मक अर्थ यूं लगाया जाएगा कि जैसे तेल कम हो जाता है किसी दीपक में, उसी प्रकार वो कमजोर हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, चमकहीन हो जाता है। इसी प्रकार जो तारे हैं वो स्नेहहीन हो रहे हैं। इसमें बताया गया है कवि के द्वारा कि दूसरी ओर आकाश में धुंधले तारे तेल रहित दीपक के समान नजर आ रहे हैं, मंद मंद टिमटिमाने लगे हैं, यानी इसमें अब तेल या रोशनी नहीं रही है। जिस प्रकार से दीपक में तेल कम हो जाता है, उसकी रोशनी कम हो जाती है, उसी प्रकार सूर्योदय के समय होते हैं वो तारे होते हैं, वो भी मंद 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 टिमटिमाने लग जाते हैं, उनका प्रकाश कम हो जाता है। तो भाव ये कि प्रभात का आगमन हो गया, यानी अभी सूर्योदय होने वाला होता है। जब सूर्योदय होता है तो तारों का प्रभाव होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अतः आकाश में के वक्ष में चमकने वाले तारागण हैं वो कांतिहीन लग रहे हैं, इसलिए आकाश के वक्ष छाती पर चमकने वाले जितने भी तारागण हैं वो बिल्कुल कांतिहीन लगने लगे। इतना नहीं, वृक्षों के पत्ते और वायु हैं, वृक्षों के तरु के पात, वृक्षों के पत्ते और वायु के न चलने के कारण वे निश्चल से लग रहे हैं। वायु नहीं चलती है तो वृक्षों के पत्ते हैं वो भी निश्चल से पड़े हैं, जैसे कि श्वासहीन प्रक्रिया उसकी समाप्त हो गई हो, अर्थात उसमें चेतना का कोई भी चिन्ह न रहा हो। इसमें कवि ये कहना चाहता है कि वायु के न चलने के कारण वृक्षों के पत्ते निष्पन्द हो गए, इसमें कोई हलचल नहीं हो रही है। सूर्योदय से पूर्व ऐसी स्थिति सवेरे सवेरे होती है। कवि कहता है आगे कि संपूर्ण पृथ्वी है वो स्वप्न अवनि में, पूरी पृथ्वी एक सपने के समान लग रही है, यानी पूरी धरती है वो एक सपने में विचरण करती हुई सी प्रतीत लग रही है। स्वप्न विचरण की व्यंजना यहाँ पर की गई है। इसमें गहरी निंद्रा में सोए होने के कारण मधुर और मादक स्वप्नों में डूबे हुए सर्वत्र अंधकार का वितान फैला हुआ है, यानी पूरी धरती है वो एक अपने पूरे धरती के जीव जंतु पूरे सपने में घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरे सपने में डूबे हुए हैं और अंधकार का मंडप ताना, और पूरी धरती के अंदर, पूरी धरती के ऊपर वो अंधकार का एक वितान सा या एक मंडप सा ताना हुआ सा नजर आ रहा है। पूरा पूरा वातावरण वो बिल्कुल शांत लग रहा है। नेक्स्ट देखिए, छिपा रही थी मुख शशिबाला, छिपा रही थी मुख शशिबाला, निशी के श्रम से हो श्रीहीन, कमल क्रोड़ में बंदी था अली कोक शोक का दीवाना। आगे प्रकृति के सुकुमार कवि पंत आगे ये कहना चाहते हैं प्रथम रश्मि को संबोधित करते हुए ही कि रात्रि के अंत और प्रातःकाल के प्रारंभ में प्राकृतिक वातावरण में जो परिवर्तन आता है उसके बारे में बताना चाह रहे हैं कवि। तो देखो, कवि कहता है कि छिपा रही थी मुख शशिबाला, कि चंद्रमा रूपी जो सुंदरी वह अपने मुख को अंधकार रूपी घूंघट से, कि छिपा रही थी मुख शशि, शशि होता है चंद्रमा, बाला यानी बालिका, कि चंद्रमा रूपी जो बालिका है जो सुंदरी है वे अपने मुख को अंधकार रूपी घूंघट में छिपा रही है। निशी, निशी यानी रात्रि के घूंघट में छिपा रही थी, वो उसको रात्रि के घूंघट में वो छिपा रही थी। रात भर वो निशी के श्रम से श्रीहीन, कमल क्रोड़ में बंदी था अली कोक शोक का दीवाना। आगे कवि कहते हैं कि रात भर परिश्रम करने से उसका मुख है वो श्रीहीन हो गया। जिस प्रकार से कोई भी
जीव जंतु जैसे परिश्रम करता है तो उसको थकान महसूस होती है, इसी प्रकार जो चंद्रमा रूपी जो सुंदरी है वो रात भर श्रम करने के कारण यानी परिश्रम करने के कारण, जगे रहने के कारण उसका मुख की कांति है वो कमजोर हो गई है, वो श्रीहीन सी नजर आ रही है। जिसमें क्या होता है कि रात्रि पर परिश्रम करने के कारण उसका मुख है वो श्रीहीन सा हो गया, अर्थात रात्रि व्यतीत हो जाने पर चंद्रमा जो होता है प्रतीकात्मक रूप में अपने को अर्थ ग्रहण करना पड़ेगा यहाँ पर कि रात्रि के समय में चंद्रमा पूरी रात तक चलता रहता है। उसके बाद में जब सूर्योदय होता है तो उस समय चंद्रमा का जो प्रकाश है वो धूमिल सा लगने लगता है, यानी कमजोर सा प्रतीत होता है। सूर्योदय के समय चंद्रमा का प्रकाश उतना चमक नहीं दे पाता है जितनी कि वो मध्य रात्रि तक देता है, तो वह एक अस्ताचल का सा समय आ जाता है, चंद्रमा के अस्ताचल का समय आ जाता है। सूर्य का उदय का समय आता है और चंद्रमा का अस्ताचल का समय आ जाता है, ये कवि यहाँ पर कहता। तो प्रातः काल को कमल खिलने लगते हैं, कमल क्रोध में बंदी था, यानी कमल का जो फूल होता है उसमें भंवरा होता है, वो पूरी रात्रि में क्या रहता है उसमें एक बंदी के समान बंधा हुआ रहता है, उसके अंदर ही वो सो जाता है। कमल का फूल सवेरे होते ही क्या होता है खिलने लगते हैं और उसके अंदर से बंधे हुए जो भंवरे होते हैं वो बाहर आने लगते हैं, और रात्रि में अपने प्रेमी से बिछुड़ करके अलग होने वाला कोक यानी चकवा और चकवी होते हैं, वो रात्रि के समय अलग अलग रहते हैं। जब भी सूर्योदय होता है तब वो मिलते हैं, जबकि अन्य जीव जंतु होते हैं वो रात्रि में अपने पास पास में रहते हैं दंपति जोड़े के रूप में, परंतु चकवा और चकवी एक ऐसे अपवाद स्वरूप जीव हैं जो कि अलग अलग रहते हैं। तो अपने प्रेमी और प्रेमिका से बिछुड़ने के कारण चकवा और चकवी है उसकी व्यथा से युक्त हो रहे हैं, उन्हें प्रातःकालीन प्रथम रश्मि की कांति से उदय होने से ही उनको शांति मिलती है। आगे देखो, मूर्छित थी इंद्रियां स्तब्ध जगे, जड़ चेतन सब एकाकार। रात्रिकालीन सारे जीव होते हैं वो सो जाते हैं, सारी प्रकृति होती है वो सो जाती है, इस कारण से उन सारी की इंद्रियां एक प्रकार से मूर्छित सी हो जाती हैं। मूर्छित सी इंद्रियां स्तब्ध जग, पूरा संसार जब सो जाता है रात्रि के समय तो उस पूरे संसार के जीवों की जो इंद्रियां हैं वो एक प्रकार से मूर्छित सी या चेतनाहीन सी हो जाती हैं, चेतना शून्य हो जाती हैं। जड़ चेतन संसार, जड़ और चेतन होता है वो संसार एकाकार हो जाता है, यानी बिल्कुल शून्य में मिल जाता है। ये बात यहाँ पर कहना चाहते हैं कि बिल्कुल सारा वातावरण होता है वो बिल्कुल क्या रहता है एकदम शांत रहता है। रात्रि के समय पूरा वातावरण शांत हो जाता है, उसमें संपूर्ण वातावरण या संसार में हृदय में सांसों का आना, पूरे संसार में क्या होता है बिल्कुल शांति सी रहती है, बिल्कुल शांत वातावरण रहता है। पूरे संसार के जीवों में भी सांसों का आना जाना रहता है, बस सांस चलती रहती है अपन सभी की, और बाकी पूरा संसार होता है वो क्या रहता है बिल्कुल सो जाता है, एकदम से जड़ समान हो जाता है, मूर्छित सा हो जाता है सोया हुए से। आगे देखो, तूने ही पहले बहुदर्शिनी गाया जागृति का गाना, श्रीमुख सौरभ का नभचारिणी गूंथ दिया था ताना बाना। आगे पंत हैं वो कहना चाहते हैं कि जब रात्रि के समय पूरा संसार वो निर्जीव सा हो जाता है, पूरा संसार जब निर्जीव सा हो गया है, ऐसे में प्राण रहित नीरव और शांत आलस्यपूर्ण वातावरण में सबसे पहले प्रातःकाल की प्रथम रश्मि में ही जागृति का गाना गाया जाता है। तो पूरा संसार जब सोया हुआ रहता है, जब पूरा संसार एकदम निर्जीव सा हो जाता है, पूरा वातावरण बिल्कुल निश्चेत सा हो जाता है, उस समय तूने ही सबसे पहले बहुस्पर्शनी, तूने ही हे रंगिणी हे चिड़िया, तूने ही सबसे पहले बहुस्पर्शनी यानी बहुत दूर तक देखने या सोचने वाली, तूने ही सबसे पहले वह गाना है वो गाया है। कहने का तात्पर्य कवि का है कि प्रातःकाल की जो किरणें का आगमन से सारे संसार के प्राणी जग गए हैं और सभी एक नवीन चेतना और नवीन उत्साह का संसार है, और इसी कारण कवि कहता है कि नभ में विचरण करने वाली तूने इस संसार के नवीन कार्यों हेतु प्राक का ताना बाना बोल लिया है। आगे कवि कहते हैं कि रात्रिकालीन वातावरण के समय पृथ्वी पर शांति व नीरवता छा जाती है, पूरे में अंधकार में सारे जीव होते हैं वो भयभीत से रहते हैं और संसार की सारी सुंदरता छिप जाती है, पूरे संसार की सुंदरता वो उस अंधकार है वो अपने आगोश में ले लेता है, पूरे संसार की सुंदरता छिप जाती है। परंतु प्रातःकालीन सूर्य के उदित होते ही प्रथम कांति से ही यानी चमक से ही संपूर्ण सृष्टि और प्राकृतिक सुंदरता वापिस है वो बढ़ जाती है। सभी जीव नवीन चेतना, नवीन उत्साह, नवीन सुख और शांतिपूर्वक विचरण करने लग जाते हैं। इसलिए प्रथम रश्मि तुम ही इस संसार को सुख और वैभव का ताना बाना बुनने वाली हो। हे प्रथम रश्मि, प्रथम किरण सूर्य की, तू ही इस संसार को नया सुख, नई शांति, नया वैभव देने, नए वैभव का ताना बाना बुनने वाली मानी जाती हो। नेक्स्ट में देखिए, निराकार तुम मानो सहसा, ज्योतिपुंज में हो साकार,
निराकार तुम मानो सहसा, ज्योतिपुंज में हो साकार। इस पद्यांश में पंत प्रथम रश्मि को संबोधित करते हुए यानी रागिणी चिड़िया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर कवि अब तक व्याप्त अंधकार के आकस्मिक रूप से विलुप्त हो जाने की सूर्योदय जो होता है उसके कारण सर्वत्र फैले प्रकाश का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रभात की बेला ने सर्वत्र व्याप्त नव जागृति और प्रकाश को लक्ष्य करके इस प्रकार से बताया है कि पूर्व संगन अंधकार चारों ओर से छाया हुआ है, चारों ओर से रात्रि के समय अंधकार छाया हुआ है। अंधकार में सभी वस्तुएं निराकार सी मानो, यानी अंधकार जब हो जाता है तो सारी वस्तुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, निराकार सी प्रतीत होती हैं, यानी किसी भी वस्तु को अपन पहचान नहीं सकते हैं, सभी की सभी एक ही रंग में रंग दी जाती है, निराकार, यानी इसका कोई आकार नहीं रहता है, बिल्कुल एक समान सारी वस्तुएं निराकार सी प्रतीत होती हैं, उसका कोई भी आकार अपन को स्पष्ट नजर नहीं आता है। किंतु जैसे ही प्रभात होता है, आगे देखिए, ज्योतिपुंज हो साकार, जैसे ही ज्योतिपुंज यानी प्रभात होता है और किरणें सर्वत्र फैलने लगते हैं, जैसे प्रभात होता है तो सबका अपना अपना रूप ग्रहण कर लेते हैं, सारी वस्तुएं अपने वापस यथार्थ रूप में नजर अपने को आने लगती हैं, साकार रूप में आने लगती हैं। बदल गया द्रुत जगत जाल है, इसमें सारी वस्तुएं प्रत्यक्ष और आकार से दिखाई देने लगती हैं। तो आकार रहित अंधकार में साकार होकर के प्रकाश के समूह में इस प्रकार से परिवर्तित हो गया जैसे अव्यक्त ब्रह्म जगत के रूप में, यानी अव्यक्त ब्रह्म होता है उसके जगत के रूप में विविध रूप में अपने नाम धारण करके सामने आ गया है। सभी जो वृक्ष होते हैं, वृक्षों के समूह होते हैं, जगत बदल गया द्रुत जगत जाल में धरकर नाम रूप नाना। इस प्रकाश के कारण, प्रकाश के होने के कारण से सभी वृक्षों के समूह के पत्ते प्रसन्न होकर के प्रसन्नता से भर करके सिराने लगे और हवा होती है अब एक सोयावास है और समीर वो एक सोए हुई सी नजर आ रही है, अभी अधीरता के साथ अपनी मादकता को लेकर के प्रभावित होने लग गई है। सिरे हुटे पिलकुत हो मर्दुदले सुप्त समीर हुआ अधर। कवि कह रहे हैं कि प्रकाश के आने के कारण वृक्ष समूह के जो पत्ते थे वो प्रसन्नता से यानी खुश होकर के खुशी से भर करके सिरहने लगे और हवा होती है, समीर यानी हवा होती है, वो सोयावासा है और अधीरता के साथ अपनी मादकता को लेकर के प्रभावित होने लगता है। जलका हुआ कुसुम अधरों पर हिल मोती सा दाना है। कवि का यहाँ पर कहने का अभिप्राय ये है, कवि ये कहना चाहते हैं कि शीतल और मंद झोंके की जो हवा है वो अनवरत गति से प्रवाहित होने लग गई, यानी सवेरा होते ही हवा होती है वो मंद मंद धीमी धीमी गति से आगे के आगे बढ़ने लग गई, यानी शुरू चलने लग गई है। फलतः पुष्पों पर पड़ी और ओस की बूंदें हिलने लगी। तो ऐसा अभिशप्त हुआ, ऐसा अपने को महसूस हुआ कि जैसे पुष्पों ने ओस की बूंदों के रूप में हंसी को बिखेर दिया है, यानी पुष्पों पे जैसे ये हवा पुष्पों को स्पर्श किया तो उससे जो बूंदें लगी तो ऐसा लगा कि ओस की बूंदों के रूप में हंसी बिखर रही है। कवि ये कह रहे हैं कि सुप्त जो संसार है उसमें अचानक ही अपनी पलकें खोल दी हैं और चारों ओर स्वर्णिम आभा फैलती हुई चली जा रही है। इतना ही नहीं, सुगंध से भर करके खुले पलके, आगे देखिए, खुले पलके फैली स्वर्ण छवि जगी सुरभि डाल मधुर बाल स्पंदन कंपन आ नवजीवन शिखा जग में जगने अपनापन। इसमें कवि आगे ये समझाना चाह रहे हैं, ये अपने को बताना चाह रहे हैं कि पूरा वातावरण सुगंध में भर करके अनुरागमय हो गया है और भ्रमरों का जो समूह है वो इधर उधर गुंजायमान हो गया है, यानी पूरे वातावरण को गुंजायमान बना दिया है। इस प्रकार मानो प्रथम रश्मि से चेतना से शून्य संसार है, जो सोया हुआ था संसार है, वो स्पंदन और कंपन से नवजीवन प्राप्त कर लिया है। कहने का अभिप्राय है कि सूर्य की प्रथम रश्मि से उदित होते ही जैसे संपूर्ण जो जगत है वो शिथिल एवं शून्य दिखाई दे रहा है, अब वह चैतन्य होता है, यानी उसमें चेतना आ गई है। कवि का प्रश्न ये है यहाँ पर कि जागृति अनुरागमय बाल विहंगनी के कारण उत्पन्न हुई है और इसी कारण वह बाल विहंगनी से ही प्रश्न करता है कि हे पक्षिणी, हे चिड़िया, तूने स्पष्ट बतला दे कि तूने ये मधुर संगीत और जागरण का संदेश प्राप्त करने की कला अर्थात मधुरिमा युक्त कला कहाँ से तूने ये सीखी है। ये संसार तुम्हारी वजह से वापस जागृत हो पाया है, इससे पहले तूने इस पूरे वातावरण को गुंजायमान या संगीतमय कर दिया गया है, पूरा वातावरण वो मधुरिमा युक्त या कला युक्त यहाँ पर पहुँच गई है। इस प्रकार से अपन ने आज है वो प्रथम रश्मि कविता का अध्ययन किया है। आशा करता हूँ आपको पूरी व्याख्या अच्छे से समझ में आई है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि सुधार किया जा सके। नेक्स्ट अपन कविता लेंगे आगे की है ये दीप अकेला।
वो पढ़ेंगे, वेष्टि समवेष्टि की पूरी अच्छे से चर्चा करेंगे। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।